हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी की। यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आप लोग पता होगा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आज की जो हमारे यहाँ पे वीडियो होने वाली है, जो यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब कि एक्सप्लेन के साथ डिटेल्स के साथ बात करेंगे, जो कि आप लोग अगर डेली देखते हो तो आप लोग बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डेली की 10 से 12 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। 10 से 12 करंट अफेयर्स को कवर करने से साथ-साथ में विद फोटो के यहाँ पे हम बात चीज़ों को लेते हैं। फोटो से क्या होता है, माइंड में सेट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारा नट लर्निंग ऐप नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। या तो डायरेक्टली प्ले स्टोर पर भी लिख सकते हैं कि नट लर्निंग ऐप। अगर आप ये डायरेक्टली सर्च नहीं करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे भी जाके आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर पहुंचेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा बस लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते साथ ही थ्री रो पे जाएंगे, थ्री रो पे जाके फ्री मटेरियल लिखा होगा, वहां पे आप लोग पीडीएफ बहुत सारी वीडियोस हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो कि वहां पे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, सबसे बड़ी बात वहां पे टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा किस चीज की बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है लगाने को। सबसे बड़ी बात ये भी है कि हाँ, यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस, पीएससी, एसएससी, सीजीएल, तो यहाँ पे साथ साथ में नर्सिंग भी। तो यहाँ पे जब इतनी सारी टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है, 1-2 रुपए मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जा सके। तो इसलिए सपनों को हकीकत में बदलने का सफर आ चुका है। और नट लर्निंग ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। आज की हम अपनी बहुत मोस्ट पॉपुलर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, लाल सागर से संबंधित। अब आपको पता होगा कि लाल सागर का क्वेश्चन जब यहाँ आया है, तो कहीं ना कहीं सुएज नहर का आया होगा चर्चा में। अब सब सुएज नहर आई है तो कहीं ना कहीं तेल संकट में आ गया होगा, जो कि ऑयल होता है जिसको हम आयात पर निर्भर है। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो लाल सागर संकट से भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो संकट कहाँ पे है? लाल सागर में है, याद रखिएगा, रेड सी में है। रेड सी में जो संकट आ गया है, उस संकट से भारत में मतलब कि इंडिया में तेल की जो कीमतें हैं, याद रखिएगा, तेल की कीमतें हैं यहाँ पे और ऊपर हो सकती हैं। अभी 100 रुपए के आसपास चल रहा है, 97-58 रुपए और ऊपर हो सकती है। पूरा मामला क्या है इसको समझती है प्रमुख बिंदु के तहत। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था जो नए आए होंगे उन्हें पता नहीं होगा, हम यहाँ पे प्रमुख बिंदु के तहत चीजों को समझते हैं। लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हाउती हमलों, यार कौन सा हमला है? हाउती हमलों। हाउती हमलों का भारत सहित तेल आयात करने वाले देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप समझिएगा, ये जो हमला हो रहा है वो हाउतू का हमला है, इस तरीके से। ठीक है। यमन में हाउती विद्रोही ने गाजा में युद्ध के जवाब में वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों पर हमला किया हुआ है। कहाँ के हैं? यमन में जो यहूदी विद्रोही हैं, इन्होंने गाजा में युद्ध हुआ था, उसके जवाब में करारा जवाब वाणिज्यिक शिपिंग मामलों में ये दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? जहाजों पर दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं। हमला बाब अल मंदब जलडमरू के पास केंद्रित है। याद रखिएगा, ये जो मध्य जलडमरू है, एक जल संधि है, जिसको आप देख सकते हो, ये कहाँ पे है? तो ये अमन और जिबूती से टच होती है। ठीक है, ये अलग करती है मतलब बेसिकली। तो ये यहाँ पे है। तो आप मैप भी रखे थे साथ साथ, थोड़ा सा देखते चलिए, मैप में आपको लोकेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाब अल मंदब जो जलडमरू मध्य के पास ये केंद्रित है पूरा हमला, जिससे समुद्री यातायात भी प्रभावित हो रखा है। अमेरिका ने यमन में हouthi विद्रोही पर चौथे दौर का हमला शुरू किया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट बात आती है, दक्षिणी लाल सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम क्यों उस हमले को सहन कर रहे हैं, क्या वजह है? तो दक्षिणी साउथ जो रेड सी है उसकी बात करते हैं। तो लाल सागर दुनिया के सबसे संघनन शिपिंग चैनलों में से एक है। यार क्या, सबसे संघन का मतलब होता है सबसे अधिक शिपिंग क्षेत्र वहां पर मौजूद है, क्योंकि ठीक है, वह यूरोप को एशिया और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग के रूप में जाना जाता है। वैश्विक व्यापार की अगर बात करें तो लगभग 12% केवल लाल सागर से होकर गुजरता है। हर साल अरबों डॉलर का व्यापारिक सामान और आपूर्ति लाल सागर से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, जो 12% पूरे विश्व में होता है, केवल और केवल रेड सी से होता है, मतलब रेड सी मतलब लाल सागर से होकर गुजरता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसका मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से यूरोप, यह देखा, यूरोप से डायरेक्टली हम यहाँ पे एशिया भी आ सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली हम पूर्वी अफ्रीका भी आ सकते हैं।
पूर्वी अफ्रीका भी आ सकती है। तो इसीलिए जो लाल सागर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझते हैं हाउती उग्रवादी उग्रवादी है कौन। जो हाउती उग्रवादी हैं, कौन है ये जो हमला कर रहे हैं। तो हाउती उग्रवादियों का औपचारिक रूप से अंसार अल्लाह या भगवान के पक्षपाती के रूप में जाना जाता है। कौन से? अंसार अल्लाह या भगवान के पक्षपाती के रूप में इन्हें जाना जाता है। उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है और वे लाल सागर तट पर सहित यमन के पश्चिमी भाग को नियंत्रित करते हैं। इसका समर्थन प्राप्त है, उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के प्रति समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया हुआ है। जो हाउती उग्रवादी, इन्होंने फिलिस्तीन में आतंकवादी हमला हुआ, इसमें हमास के प्रति उन्होंने अपना समर्थन जताया हुआ है और उसी के जवाब में वाणिज्यिक जहाज उस पर हमला कर रहे हैं। वे इजरायली जहाजों को लाल सागर में जाने से रोकना चाहते हैं। जो इजरायल के जहाज हैं, वो लाल सागर में जाने से वे रोक रहे हैं। तो पूरी मामला आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ईरान उसका समर्थन कर रहा है। हाउती विद्रोही जो हैं उग्रवादी, वो हमास के समर्थन में दिख रहे हैं। ठीक है, और ये इजरायली जहाजों को रोकने में भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अब इजरायल के जहाजों की भूमिका ही निभा रहे हैं रोकने में, कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लेवल पे, याद रखिएगा, पूरे विश्व के लेवल पे से खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अब इजरायल बहुत सारा व्यापार करता है, भारत भी करता है और भी देश करते हैं, तो इससे यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स और डायरेक्टली कोई इंपोर्टेंट अपडेट आता है तो सारे अपडेट आपको वहां पे चैनलों पर मिल जाते हैं, जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप। ये दो चैनल ऐसे हैं जहां पे आपको जस्ट अ मोमेंट टाइम रिप्लाई और अपडेट्स के साथ आपको तैयार रहता है। कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन करने का इतना हक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, और बाकी की नेट लर्निंग ऐप नाम से अपना ऐप है, उसको आप डाउनलोड भी कर लीजिए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा है? पक्के पागा। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण कौन सा है? 9वां संस्करण था, जो कि 18 से 20 जनवरी 2020 तक पक्के कैसांग जिले कौन सा है? पक्के कैसांग जिले के सेईजोसा में आयोजित किया गया है। पूरी बात को समझने से पहले उसको समझो। ये कौन सा फेस्टिवल है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। 18 से 20 जनवरी के बीच हो रहा है और ये कहां पर हो रहा है? तो पक्के केसांग जिले के सेईजोसा में आयोजित हो रहा है। और कौन सा है? 9वां संस्करण है। आप देख सकते हैं ये जो फेस्टिवल हो रहा है किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। की फैक्ट के बाद जब से पूरी बात समझते हैं, तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य त्योहार है। अब अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे, आपको तो पता ही होगा ना, भारत में ही अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य त्योहार है। वन्य जीव संरक्षण विशेषकर हॉर्नबिल पर यह केंद्रित है। सेंट्रल पॉइंट इसको अगर बात किया तो वन्य जीव संरक्षण पर यह विशेष रूप से केंद्रित है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में इस पक्षी की 4 प्रजातियों के रूप में पाई जाती हैं। ये प्रजातियां कौन सी हैं? तो ब्रिथेड, ग्रेट इंडियन, ओरिएंटल पाइड और लुप्तप्राय रूफस नेक्ट की यहाँ की 4 जो प्रजातियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह नीसी है। कौन सा है? नीसी, याद रखिएगा, नीसी पाया जाता है। कौन सा समूह है? सबसे बड़ा अरुणाचल का जनजातीय समूह है, इसको याद रखना है। जनजातीय समूह नीसी इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस वर्ष पीपीपीएचएफ का विषय क्या था? तो दोमू तोहे पागा हम दोमू तोहे था। क्या था? दोमू तोहे पागा हम दोमू तोहे था इस साल का जो विषय था। नीसी भाषा में इसका मतलब है हमारे हॉर्नबिल्स को रहने दो। क्या है नीसी भाषा में? हमारे हॉर्नबिल्स को, यार क्या बात की जा रही है? हमारे हॉर्नबिल्स को रहने दो। और उनकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? दोमू तोहे पागा हम दोमू तोहे। ये जो शब्द है वो 4 प्रजातियों को बचाने के लिए या कह सकते हो संरक्षण के लिए यहाँ पे वो लोग अपना त्योहार मनाते हैं। इसका आयोजन अगर बात किया तो पहली बार 16 से 18 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण में, मैंने आपको वही बताया है, संरक्षण में नीसी जनजाति की भूमिका को पहचान दिलाना है या पहचानना है। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। तो इनका जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की पूरी कोशिश करिएगा। हमारे हॉर्नबिल्स को रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। चीन की जनसंख्या, कहाँ की बात कर रहे हैं हम?
चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना की जो जनसंख्या है 2023 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई। बात की जा रही है कि जो पॉपुलेशन है, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। जो चीन की पॉपुलेशन है 2023 में लगातार गिरावट आ रही है, तो अब बढ़ कौन रहा है उसकी भी बात करेंगे। और आज का एक अच्छी बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, कौन सबसे देश ताकतवर है, आने वाली आगे आएगी। हालांकि इस क्वेश्चन के हम की फैक्ट के बिंदु से समझते हैं। तो किसने जनगणना की है, अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, किसके अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 में चीन की कुल लोगों की जो संख्या है वो 2.75 मिलियन से घटकर केवल 1.0409 बिलियन हो गई है। यह गिरावट 2022 में आई गिरावट से भी तेजी दर्शा रही है। चीन की जन्म दर दशकों से तेज गति से गिर रही है। जो जन्म की दर है, याद रखिएगा, जो जन्म की दर है वो तेजी से वहां पर गिर रही है। कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, चाइना की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हम चाइना की बात कर रहे हैं। 1980 से 2015 तक लागू की गई एक बालक नीति का यह परिणाम है, जो कि जन्म दर यहाँ पर गिरती नजर आ रही है। इस अवधि के दौरान चीन के तेजी से शहरीकरण का भी परिणाम है, क्योंकि जब शहरीकरण होगा तो कहीं ना कहीं बालकों को, या फिर कह सकते हैं बच्चों को जन्म होने की जो कह सकते हैं कि होने की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीन की जो जन्म दर है वो गिरती नजर बहुत आ रही है। चीन के ग्रामीण खेतों में बड़ी आबादी शहरों में आ गई है, और शहरों में बच्चे करना अधिक महंगा हो जाता है, अधिक महंगाईपन में, इसलिए वहां पे नहीं कर रहे। इसके अलावा बताई जा रही है कि बेरोजगारी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है चाइना में। ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर आप मत सोचा करो कि वो बहुत पैसा वाला है। वहां बेरोजगारी भी दर भी बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। साइन मैंने गलत बना दिया। वहां की जो बेरोजगारी दर है बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। सफेद पोश, याद रखिए, सफेद पोश श्रमिकों की मौजूदगी में भी गिरावट आई है। कम श्रमिकों और उपभोक्ताओं के कारण चीन की विकास संभावनाएं कम हो रही हैं। साथ ही सेना से जो निवृत्त हो जाते हैं वह लाभ और बुजुर्गों की देखभाल की बढ़ती लागत के ऋणग्रस्त स्थानीय सरकारों पर दबाव भी डाल रही है। अगर आप एक चीज बताओ, जब जन्म दर कम होगी, जब जन्म दर कम होगी तो आबादी किसकी बढ़ेगी, बुजुर्गों की बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी, बुजुर्गों की बढ़ेगी। अब जब बुजुर्गों की बढ़ेगी तो डायरेक्टली अब उनको जान से थोड़ी ना मार देंगे, तो उनकी जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, स्थानीय सरकार को कहीं ना कहीं उनकी बढ़ती जो लागत पे असर दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूएन के अनुसार 2023 में भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से भी आगे निकल जाएगा। ऑथेंटिक है, किसने कहा है, याद रखना है, यूएन ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि 2023 में भारत भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में टॉप पर पहुंच जाएगा। ये हमारी उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार 2050 तक चीन की जनसंख्या 109 मिलियन गिरावट आ सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएन कह रहा है कि 2050 तक चीन की जनसंख्या में 109 मिलियन की गिरावट देखी जा सकती है। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। चौथी करंट अफेयर्स है 18 जनवरी को एशिया में, कहां बात कर रहा है, 18 जनवरी को एशिया में अब तक का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम, सोचिएगा अभी तक का सबसे बड़े की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, विमानन कार्यक्रम, विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद की बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ है। की बात को समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा है। तो 4 दिनों तक यह कार्यक्रम का उद्घाटन चलने वाला है, और इसका उद्घाटन है केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा किया गया। तो केंद्रीय नागरिक मंत्री कौन है, ज्योतिराव सिंधिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से द्विवार्षिकी कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना, साथ ही में व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए वैश्विक विमानन उद्योग के हितधारकों को, प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। कहा जा रहा है कि सहयोग और नवाचार के बढ़ावा देने के साथ साथ जो व्यवसाय करते हैं उन अवसरों का पता लगाने के लिए जो विश्व के लेवल के उद्योग हैं, उन उद्योग के हितधारकों को बुलाना, उनकी प्रतिभाओं को यहाँ पे एक साथ लाने का लक्ष्य रखा गया है।
विंग्स इंडिया नई पीढ़ी के विमानों के प्रदर्शन के साथ साथ संबंध विमानन सेवाओं सर्विसेज और पर्यटन टूरिज्म क्षेत्र की प्रगति की प्रदर्शन भी करेगा। विंग्स इंडिया 2024 की अगर थीम की बात करें, थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आती है डायरेक्टली। तो थीम है अमृत काल में भारत, याद रखिएगा, अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि भारत को अमृत काल के समय में विश्व के साथ जोड़ने की बात यहाँ पर करता नजर आ रहा है। इस आयोजन में विमान उद्योग के सर्वश्रेष्ठ लोग अपनी नवीन विमानन प्रौद्योगिकी मतलब की टेक्नोलॉजी और विमान मशीनरी का भी प्रदर्शन करेंगे। साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रदर्शनी में अपने स्वदेशी नागरिक प्लेटफॉर्मों जैसे कि हिंदुस्तान 228 विमान और उन्नत नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव का भी प्रदर्शन करेंगे। तो ये स्वदेशी रूप से नागरिक विमान है, प्लेटफॉर्म है, इनको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, प्रदर्शन करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या करेंगे, तो एयर इंडिया अपने एयरबस का A350 का, याद रखिएगा, एयरबस 350 का अनावरण भी करेगी। साथ में देश में अपनी तरह का पहला ऐसा विमान होगा, ठीक है, जबकि बोइंग 777-9 देश में पहली बार प्रदर्शित होगा। तो जो बोइंग होगा वो पहली बार प्रदर्शित होगा और एयर इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा, एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पे एयरबस A350 का शुभारंभ किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा। तो विंग्स इंडिया 2024 की जो थीम है इंपॉर्टेंट है, अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्यक्रम है और एशिया में अब तक का सबसे बड़ा है। कहाँ पे बात कर रहा है, एशिया में, याद रखिएगा, एशिया में अब तक का सबसे बड़ा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट अफेयर्स है। क्या है, इसको देखते हैं। सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है। अब इसका अगर प्रस्ताव करने का लक्ष्य रखा है तो कौन सा आएगा, तो इंडियन स्टाम्प एक्ट 2023। याद रखिए कब की बात कर रहा है, 1899 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था। किसका शासन था, ब्रिटिश का शासन था। हम उस समय की बात कर रहे हैं, उस अधिनियम को यहाँ पे निरस्त करने की बात कर रहे हैं, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 था। ठीक है, चलो प्रमुख बिंदु के तहत समझते हैं पूरी बात क्या है। तो प्रमुख बिंदु, भारत सरकार ने, याद रखिए किसने की बात कर रहा है, सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा हुआ है। भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का स्थान ले लेगा। बात कर रहा है कि जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को हम निरस्त कर रहे हैं, इसका स्थान कौन लेगा, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 2023 ले लेगा। राजस्व विभाग ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 को मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हुए हैं। साथ ही में यह स्टाम्प अधिनियम 1899 एक राजकोषीय कानून है। याद रखिएगा कैसा कानून है, 1899 का जो कानून है वो राजकोषीय कानून है, जो लेन देन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प के रूप में कर को कानून बनाता है। यहाँ बात कर रहा है टैक्स को, यहाँ पे कानून बनाता है। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टाम्प शुल्क को कौन लगाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन लगाता है, केंद्र सरकार। कौन लगाता है, केंद्र सरकार स्टाम्प पर शुल्क लगाती है। यह 7वीं अनुसूची की संघ सूची प्रविष्टि 91 को निर्दिष्ट करता है। तो यह 7वीं अनुसूची में कहां पर है, संघ सूची में है। तो अब ये भी आ सकता है कि जो स्टाम्प शुल्क है कौन सी सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो आपको वहां पर टिक लगा के आना है, संघ सूची में प्रविष्टि 91 में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा इसके बाद ये समझ लेते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 3 268 कौन सा है, आर्टिकल 268 के तहत संबंधित राज्यों द्वारा स्टाम्प शुल्क एकत्रित और विनियोजित किए जाते हैं। और ये किसको सौंपे जाते हैं, केंद्र सरकार को। अधिक आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था बनाने के लिए 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कई बार संशोधन किया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1899 में कई बार संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, लेकिन अब इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित इसका कर रहे हैं। अब किस में कर रहे हैं स्थानांतरित, तो याद रखिएगा हम कर रहे हैं 2023 के विधेयक में 1899 को हम यहाँ पे निरस्त करके और 2023 में कर रहे हैं। ठीक है, चल
नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने हमारा जो नट लर्निंग ऐप नाम से है उसको डाउनलोड कर लिया होगा, और डाउनलोड करके आप लोगों ने लॉग इन कर लिया होगा, और वहां पे आप लोगों ने पीडीएफ वगैरह देख ली होगी। चलो, आपने ये डाउनलोड कर लिया, नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर लीजिए जल्दी से। और सोशल साइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वहां पे आप लोग को शॉर्ट नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और ऐप के माध्यम से आपको पूरी हर चीज मिलती रहेगी। ठीक है, तो डाउनलोड कर लो जल्दी से। नेक्स्ट आता है, भारतीय सेना ने एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र संभव विकसित किया है। क्या विकसित किया है? संभव विकसित किया है। तो एक मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र है जो विकसित किया गया है, इसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। पूरी बात समझते हैं, प्रमुख बिंदु के तहत क्या है। तो संभव एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। कैसे? भारत में ही, याद रखिएगा, स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया। संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, इसका पूरा नाम क्या है संभव का? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इकोसिस्टम अत्याधुनिक समकालीन 5G तकनीक पर काम करता है। इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। तो शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से इसको विकसित किया गया है। इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित किया गया है। यह पहल टेक्नोलॉजी में दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे, दोहरा उपयोग होता है वो ढांचे का, और नागरिक सैन्य संलयन से सरकार के दृष्टिकोण का संरेखण के लिए उचित है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो 2024 की लिस्ट में सैन्य ताकत रैंकिंग में, यार रखिए कौन सी ताकत में? सैन्य ताकत में। सैन्य ताकत रैंकिंग में अमेरिका कौन सा देश है? अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बना है। तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत अपना चौथे स्थान पर है। अगर अमेरिका पहले स्थान पर है तो दूसरा देश कौन सा स्थान पर है? तो रूस का नाम आता है, याद रखिएगा, रूस का नाम दूसरे नंबर पर आता है। और वहीं अगर बात करें तीसरे नंबर पर चाइना का नाम आता है। किसका? चाइना का नाम आता है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर अमेरिका का नाम आता है, दूसरे पर रूस का नाम आता है, तीसरे का चाइना का नाम आता है, चौथे पर अपना प्यारा भारत का नाम आता है। जिसको जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था वो पांचवें स्थान पर आता है, याद रखिएगा। तो हम भी उससे आगे ही पहुंच चुके हैं। कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर है भारत। ठीक है, पहले नंबर पर अमेरिका है, याद हो गया होगा आप लोगों को। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चाइना, चौथे पे हम मतलब भारत, और पांचवे पे ब्रिटेन। चलो, पूरी बात समझते हैं। प्रमुख बिंदु कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। कौन सी? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार भारत ने विश्व स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। रैंकिंग बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए को सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद रूस और चाइना का स्थान आता है। जीएफपी मतलब ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1023 माना जाता है। हालांकि जो परफेक्ट है क्या है? 0.000 का स्कोर परफेक्ट माना जाता है। अमेरिका का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0699 है, और रूस की बात किया है तो 0.0702 है। वहीं चीन की बात किया है तो 0.0706 है। जो स्कोर का इंडेक्स है, ये एग्जाम में बहुत ही मुश्किल है, पूछा जा सकता है तो लाइन से 5 देशों को पूछ लिया जा सकता है जो आप बता सकते हैं। पहले पे यूएसए, दूसरे पे रसिया, तीसरे पे चाइना, और चौथे पे भारत, और पांचवे पे ब्रिटेन। याद रखिएगा, पांचवे पे ब्रिटेन, यूके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर की 2024 की जो सैन्य शक्ति रैंकिंग के लिए कुल 145 देशों का आकलन किया गया था, जो कि वैश्विक सैन्य शक्ति के आधार पर मूल्यांकन हुआ। सैन्य संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, उद्योग और भौगोलिक विशेषताओं, उपलब्ध जनशक्ति सहित कई मापदंडों पर देशों की जांच करने के बाद सूचकांक की रैंकिंग तय की जाती है। तो यहाँ पे जो रैंकिंग है ना, बहुत सारे फैक्टर को देखकर की जाती है। जैसे सैन्य संसाधनों को देखा जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को देखा जाता है, औद्योगिक को देखा जाता है, भौगोलिक विशेषताओं को देखा जाता है, जनशक्ति को देखा जाता है, तब उसके बाद यहाँ पे मापदंड बनाए जाते हैं। सूची में 145 देशों में शामिल थे। उन देशों में अगर बात करें तो भूटान के पास 6.3704 की पावर इंडेक्स के साथ सबसे कम शक्तिशाली सेना है।
याद रखिएगा, किसके पास? भूटान के पास सबसे कम शक्तिशाली सेना है। इसके बाद अगर नाम आता है तो मालडोबा का नाम आता है और फिर सूरीनाम का नाम आता है। तो भूटान सबसे कम शक्तिशाली सेना रखने वाला देश के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारत का, किसका? भारत का बहुत अच्छा मित्र है। मित्र ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि भाई समान, याद रखिएगा। ठीक है, तो भूटान बढ़िया देश है, अच्छा देश है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। कारबी युवा महोत्सव स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। कारबी युवा महोत्सव का स्वर्ण जयंती हुई है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा भाग लिया गया है। प्रमुख बिंदु समझते हैं क्या है। 17 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के दीफू में कार्बी एंगलोंग जिला मुख्यालय में कारबी युवा महोत्सव की स्वर्ण जयंती के समारोह में भाग लिया। तो कहां पर हुआ है आपको पता होना चाहिए, असम में हुआ है, असम के दीफू में हुआ है और जिला का नाम है कार्बी आंगलोंग जिला। ठीक है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, तो असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी समारोह में शामिल हुए। कार्बी युवा महोत्सव पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है। तो कार्बी युवा महोत्सव जो है वो पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा जातीय त्योहार भी है। यह महोत्सव कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद मतलब कि KAAC और क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। मतलब कि जो भी अन्य जनजाति रहती है, अन्य जाति रहती है, उनके द्वारा साथ में सम्मिलित रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष कार्बी युवा महोत्सव की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम की अवधि सामान्य 5 दिनों से बढ़कर 8 दिन कर दी गई है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन, 5 दिन से बढ़ाकर 8 दिन कर दी गई है। यह महोत्सव 12 जनवरी को शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य कार्बी समुदाय की जीवंत संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे जो मनाया जा रहा है वो संस्कृति, यार संस्कृति और विरासत को, यार संस्कृति और विरासत को यहाँ पर देश विश्व में प्रदर्शन करना है। याद रखिएगा, क्या लक्ष्य है? प्रदर्शन करना यहाँ पे लक्ष्य है। कार्बी समुदाय असम के कार्बी आंगलोंग जिले के स्वदेशी समुदाय हैं, मतलब कि कहीं बाहर से नहीं आए हैं बल्कि स्वदेशी रूप में रहने वाले हैं। ये जाति रूप से नागा लोगों से संबंधित, तो जो नागा जाति है इससे ये जाति रूप से संबंधित है। ठीक है, चल नेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं। उम्मीद है चैनल पे आप लोग नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आ रही लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, साथ में आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया होगा। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ऐप को भी शेयर करिएगा, याद रखिएगा एंड्रॉइड ऐप जो है नट लर्निंग ऐप, उसको भी शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन आता है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की, कौन सी बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कब कौन सा हुआ है? 12वां हुआ है। और किसके लिए? शांति के लिए। कौन सा? बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बुद्ध का शाश्वत ज्ञान और उनके 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग लोगों को आंतरिक शांति, करुणा और अहिंसा की ओर ले जाते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ और इसने एशिया में कई देशों को एक साथ बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बौद्ध धर्म के जीवन जीने का एक तरीका दिया है और एक मजबूत, भरोसेमंद, विश्वसनीय दर्शन है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित उन्होंने जो भी बातें कही है ना, एक बार माइंड में थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। साथ में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की सभा भविष्य को आकार देने के लिए सकारात्मक चर्चा को निर्देशित भी करती है। तो आप लोग बुद्ध के बारे में अगर कुछ जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ पूछना हो तो वो भी बता दीजिए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा महापरिनिर्वाण इन्होंने कहाँ किया था, ये दोनों बातें आप मुझे कमेंट में बताइएगा जल्दी से। ठीक है, आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु होती है उसको 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। कब रखा है? 2030 में रखा है। और कितने प्रतिशत कम करेंगे? 50% कम करेंगे। मतलब आज की डेट में अगर 100 लोगों की मृत्यु हो रही है तो 2030 में जाके केवल 50 लोगों की ही मृत्यु बात की जा रही है। मोटा मोटी समझ लिया इसको। फिर हम बूंदी समझते हैं क्या है। तो केंद्रीय जो मंत्री है कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। सरकार की तरफ से उन्होंने 2030 की आकस्मिक जो मृत्यु होती है उसको 50% कम करने का लक्ष्य बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक करने और मानव व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक अभियान की चलाने की जरूरत है।
भारत में प्रत्येक घंटे, बहुत गौर से सुनो, भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटना में 53 लोग घायल होते हैं। हर घंटे, याद रखिएगा, एक घंटे में 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोगों की मौतें होती हैं। कितनी? 19 लोगों की मौतें। तो 53 और 19 आप जोड़ लो और एक घंटे में इतनी सारी सड़क दुर्घटना में आकस्मिक तरीके से यहाँ पे घटनाएं घटती हैं। सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी रखी गई है। सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को नियंत्रित करने के लिए कदम के रूप में इसको उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में सड़क दुर्घटना की संख्या 12% से बढ़कर 4.6 लाख से अधिक हो चुकी है। सोचिएगा कि 2022 के बता रहा है कि 4.6 लाख में आंकड़ा है, ये लाख से अधिक यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं सड़कों पे। तो कितना इंपॉर्टेंट ये न्यूज है कि 2030 तक हम यहाँ पे 50% तक कम करने का यहाँ पे लक्ष्य बताया गया। ठीक है, तो आज के लिए हमारे करंट अफेयर्स में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी कि आप लोगों के साथ साझा की हैं। इसी तरह की वीडियो बनने के लिए आप लोग चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आई लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा। आप लोगों ने नेट लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा, वहां पे आप लोगों को सारा चीज डेटा मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।